हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है सीधी बात नो बकवास, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हमने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है सीधी बात नो बकवास का। और हम इस पर बातचीत कर रहे हैं मूल अधिकार पर। और हमारी 4 से 5 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, वहां से मूल अधिकारों से संबंधित जो भी हमारे वीडियो हैं तो पुराने पड़े हुए हैं, तो आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम अंतिम क्लास में पहुंच चुके हैं मूल अधिकार के, तो आज हम मूल अधिकारों को समाप्त कर लेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। मूल अधिकार जो हमने देखा था तो उसके आगे बात करेंगे। तो अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है हमारा मूल अधिकार अगला। और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 29-30। हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 29-30। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना है। आप ही लोगों ने मुझे जो है मोटिवेट किया कि सर जो है आप एक प्रोग्राम चलाइए, जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें शामिल की। तो आप सबकी वजह से ही ये क्लास शुरू हुई है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है मित्रों के साथ, व्हाट्सएप में हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में हम देखेंगे अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 की हम चर्चा करेंगे इसमें। तो अनुच्छेद 29 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 29 हमारा कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह हमारा कहा गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार में हमारा दिया गया था, अनुच्छेद 29 दिया गया है। तो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और ये क्या कहता है जो आपका अनुच्छेद 29 है, ये कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक, ये आपका कह रहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के अनुभाग को उसके भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति सभी सुरक्षित रखने का अधिकार दे रहा है। कि यहां पर कह रहा है जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। देखिए सबसे पहले हम अल्पसंख्यक शब्द समझ लें कि अल्पसंख्यक शब्द क्या होता है। दो प्रकार के हमें शब्द मिलते हैं, एक हमें मिलता है अल्पसंख्यक, दूसरा हमें मिलता है बहुसंख्यक। तो सीधी सी बात है, जैसे एक क्षेत्र में जिस समाज की आबादी आपकी ज्यादा हो, जैसे हम अल्पसंख्यक हमारे धर्म पर होते हैं। तो जैसे हम देखेंगे तो भारत में अल्पसंख्यक के रूप में जैसे आएंगे आपके आ जाएंगे मुस्लिम, अल्पसंख्यकों के रूप में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अन्य धर्म हैं जिनकी संख्या अगर हम बात करें बौद्ध, जैन, ये सभी धर्म के जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक के रूप में आएंगे। जहां पर जिन धर्मों की जनसंख्या की जो है कम हो, यानी जो भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो, इनकी आबादी जो है कम है जिस देश में, वो वहां पर क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। तो यहां कहा गया है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित हितों का क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है हमारा अनुच्छेद 29। तो कह रहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के अनुभाग को, यानी जो भी नागरिक रह रहा है
किसी भी समाज से बिलोंग करता हो तो उसको जो है उसकी भाषा लिपि उसकी भाषा लिपि तथा संस्कृति भाषा लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। ठीक है, ये हमारा कह रहा है अनुच्छेद 29 कह रहा है, सीधा सा बिल्कुल सामान्य सा है, कह रहा है जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं या भारत के, देखिए यहां अल्पसंख्यक जरूर लगा हुआ है शब्द, तो अल्पसंख्यक का मतलब मैंने आपको समझाया कि जिस धर्म की आबादी कम होगी वो क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक के अनुभाव को उसकी भाषा जो भी वो बोलता हो तो उसकी भाषा, जो उनकी लिपियां हो उन लिपि और जो उनकी संस्कृति हो उन सबको सुरक्षित रखने का अधिकार है। उनकी भाषा लिपि संस्कृति को बदलने के बारे में नहीं कहा गया है कि आप इस देश में रह रहे हैं और यहाँ पर ये जो बहुसंख्यक धर्म रह रहा है तो आप उनके अनुसार जो अपनी भाषा बदलिए, लिपि बदलिए या संस्कृति बदलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ऐसा राज्य आपके ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं डालेगा। तो कहा गया कि हर नागरिक को जो उसकी भाषा हो, उसकी जो लिपि हो, उसकी जो संस्कृति हो, उन सभी को वो सुरक्षित रख सकता है। ये हमारा कह रहा है अनुच्छेद 29 कह रहा है। तो आप अनुच्छेद 29 को अच्छे से समझा होगा आपने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आइए तो अब देखेंगे अगला आर्टिकल, देखेंगे जो हमारा कह रहा है अनुच्छेद 30 है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों में जो अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 30। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको अन्य क्लासों का भी मिलता रहे और इस क्लास का भी मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करना है। चलिए अगला हमारा जो अनुच्छेद, अब हमें 30 देखना है, तो अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार, शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 30 देता है। क्या कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे उनको अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही साथ वही उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने देखा कि अल्पसंख्यक का मतलब वो है सीधा सा कि जहां पर जो अन्य धर्म है उनकी आबादी कम हो, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे ईसाइयों का देखिए स्कूल और कॉलेज चलते, जैसे सेंट जेवियर वगैरह नाम आपने सुन रखा हो, तो वो उनकी स्थापना भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वही उनका प्रशासन भी संभाल सकते हैं। जैसे मुस्लिमों को क्या चलते हैं, मदरसे चलते हैं, तो मदरसे वो स्थापित भी कर सकते हैं और उन्हीं का उसमें प्रशासन भी चलेगा। उसमें गवर्नमेंट जो है ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने वाली, वो आपको नहीं रोका जाएगा। आप अपने अल्पसंख्यक वर्ग जो भी होंगे शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं, साथ ही साथ वो उनके यानी प्रशासन भी संभाल सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 30 कह रहा है। तो यहां से याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में हमने 2 आर्टिकल देखे, अनुच्छेद 29 देखा और अनुच्छेद 30 देखा। अनुच्छेद 29 हमारा कह रहा है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण के बारे में डिफाइन किया अंदर हमने, कि जो भी उनकी भाषा होगी, जो भी उनकी लिपि होगी, जो भी उनकी संस्कृति होगी, उन सबको वह सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। और अगला हमारा 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।
तो आई होप बच्चों आपने संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को बहुत अच्छे समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए आगे बात करेंगे अगले मूल अधिकार की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो हम बात करेंगे अब अगले मूल अधिकार की। जो हमारा अगला मूल अधिकार है, मैंने आपको शुरुआत की पहली क्लास में ही बताया था कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे, जिसमें से हमारे एक मूल अधिकार को हमने मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है और वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। लेकिन हम देखेंगे कि संपत्ति को अधिकार को जो है पहले कब रखा गया था, किस आर्टिकल में रखा गया था। तो बस एक थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे संपत्ति के अधिकार पे। बस ये देखेंगे कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसको हमने रखा किस आर्टिकल में था। तो संपत्ति का मूल अधिकार, तो संपत्ति के मूल अधिकार को हमने रखा था अनुच्छेद 31 में रखा गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यानी निरस्त कर दिया गया है। यहां से हटा के इस संपत्ति के मूल अधिकार को हमने कहां रखा है? मैंने पहली क्लास में भी बताया था, इसको हमने रखा है अनुच्छेद 300 के का के तहत हमने इसको रखा है। तो हमने मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया है और इसके अनुच्छेद जो 31 था इसको हटाकर हमने कहां रख दिया? इसको अनुच्छेद 300 के का में रख दिया है। तो ये रहा हमारा संपत्ति का मूल अधिकार। हमने थोड़ी सी इसकी चर्चा कर ली, पहली क्लास में भी किया था हमने इसकी चर्चा। आइए तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अंतिम मूल अधिकार की तरफ चलते हैं। हमारा जो अंतिम मूल अधिकार है और वो है अंतिम मूल अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा अंतिम मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको हमने किस आर्टिकल के तहत रखा है? तो हमने रखा है अनुच्छेद 32 के तहत हमने इसको रखा है। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को याद रखिएगा, हम डिफाइन करेंगे इसको। तो ये कहता क्या है? ये सीधा सा कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कहता है हमारा कि संविधान में दिए गए सभी मूल अधिकारों को, सभी मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी न्यायपालिका यानी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सीधा सा मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगा इसको, परेशान मत होइएगा। तो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहता है कि यानी जो भी हमारे मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है, यानी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की है। और यानी सुप्रीम कोर्ट इसकी जो सभी मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा भी करेगा और साथ ही साथ वो उनकी गारंटी भी प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? तो हम जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जहां से हमारे संविधान में दिए गए आपके मूल अधिकारों की रक्षा होती है। अगर हम देखेंगे इन मूल रिटें देखेंगे तो सबसे पहले हम रिट देखते हैं कि सबसे पहले हमारी रिटें क्या है? 5 प्रकार की जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण,
बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हमारी पहली रीट है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है? जैसे मान के चलिए हमने किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको जो है ना ही न्यायपालिका के सामने पेश किया गया है, ना ही जो है आपका जो है उसके बारे में कोई खबर है, तो अन्य व्यक्ति सीधा कहने का मतलब, क्योंकि अगर याद रखेंगे जब भी पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 22 के तहत कि वहां पर हमारे अनुच्छेद 22 मूल अधिकार निकल कर आता है और कहता है कि अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो हमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तीसरा, हमने उसमें देखा था कि हमें जो है मनपसंद वकील करने का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे मजिस्ट्रेट के सामने ना पेश किया जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके लिए जा सकता, उसके मूल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसको बचाने के लिए या उसके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन सी रिट जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। अगला देखेंगे कि अगली रिट हमारी कौन सी है, तो दूसरी रिट है हमारी प्रतिषेध। दूसरी हमारी क्या है रिट? प्रतिषेध। प्रतिषेध, ये हमारी दूसरी रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ये है कि ये जो प्रतिषेध है, ये जो बड़ी आपकी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये निचली अदालतों के लिए पेश करती है जब भी कोई कार्य हो रहा है, कार्य को देरी से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो ऊपरी अदालतें निचली अदालतों के लिए प्रतिषेध जारी करते हैं कि अगर किसी काम में देरी हो रही है तो उसके देरी को रोकने के लिए कि भाई इस काम में देरी ना हो, तो हम प्रतिषेध जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है निचली अदालतों को कि भाई आप इस काम को क्या करिए, जरा तेजी के साथ करिए। चलिए अगला है हमारा, अगली रेट है हमारा उत्प्रेषण। अगली रेट जो है तीसरी है वो क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण ये हमारी तीसरी रेट है। तो उत्प्रेषण क्या कहती है? उत्प्रेषण ये कहती है सूचना देना यानी जानकारी देना। तो ऊपरी अदालतें जो होती हैं, जैसे आपकी हाई सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो हाई कोर्ट के लिए जारी करेगी उत्प्रेषण कि आप हमें जो केस ये देख रहे हैं आप हमें उसकी क्या करिए, सूचना दीजिए। तो लंबित जो भी कोई मामला चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो तो उन सब के लिए आपको हमको क्या करिए, सूचना दीजिए। ये हमारा क्या कहला देगा? उत्प्रेषण कहला देगा। ठीक है, ये रही हमारी उत्प्रेषण। अगला हम देखेंगे हमारा है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा किसके लिए होता है? ये सार्वजनिक जो आपकी सेवाओं के अंतर्गत जो आपके कार्य करते हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है अधिकार प्रच्छा कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने अधिकारों से बढ़कर कोई काम करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो, तो हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा जिसका नाम है अधिकार प्रच्छा और उससे पूछा जाएगा कि भाई आपने ये जो कार्य किया है आपने किस अधिकार से किया है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? अधिकार प्रच्छा। और अंतिम है हमारा, हम देखेंगे परमादेश। अंतिम है हमारा परमादेश। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है सीधा सा है कि हम आदेश देते हैं। अगर कोई, कहने का मतलब कोई ऐसा कुछ काम किया जा रहा है जहां पर कोई सार्वजनिक या सेवाओं के अंतर्गत या निचली अदालतें होंगी, अगर कुछ ऐसा कार्य कर रही हैं जो थोड़ा सा विधि या नियम से हटकर वो काम कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिट जारी करेगा और कहेगा परमादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं, यानी अब हमसे ऊपर कोई नहीं तो हम आदेश देते हैं आप इस काम को यहीं पर रोक दीजिए या इस मामले को क्या करिए, हमारे पास लाइए। तो ये हो गया हमारी 5 प्रकार की रिटें, ये 5 प्रकार की रिटों से हमारे मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। ये आपने समझा। एक और चीज याद रखिए, एक शॉर्ट की पॉइंट है इसमें, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को अगर हटा दिया जाए तो मूल अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उनकी रक्षा एवं गारंटी की जिम्मेदारी नहीं किसी की होगी तो मूल अधिकार फिर आपके किसी काम के लिए नहीं है। इसीलिए इस मूल अधिकार को, यानी इस मूल अधिकार को या इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय, एक व्यक्ति ने कहा है जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और उन व्यक्ति के बारे में, तो उन्होंने इस आर्टिकल को बहुत महत्वपूर्ण, जो भारतीय संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहिए या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहिए, इसको कहा है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा एवं हृदय, संविधान की आत्मा एवं हृदय। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दूसरी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं अनुच्छेद 32 को, या कहते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा अनुच्छेद 32 को बहुत अच्छे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां से हमारे मूल अधिकार पूरी तरह समाप्त होते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास का जो हमारा पहला टॉपिक था मूल अधिकार को हमने पूरी तरह से डिफाइन कर लिया। पहले हमने उसमें थोड़ा सा मूल अधिकारों की बेसिक जानकारी ली, फिर हमने देखा कि कितने मूल अधिकार थे, फिर वो जब संविधान लागू हुआ तो 7, वर्तमान में 6 मूल अधिकार। मैंने उन 6 मूल अधिकारों को आपको जो है एक लाइन में लिखवाया था। फिर हमने उन 6 मूल अधिकारों के अलग अलग अंतर्गत जो आर्टिकल आपके दिए गए थे उन सभी आर्टिकलों को हमने डिफाइन किया। तो यहां से हमारा सीधी बात नो बकवास का पहला जो आपका टॉपिक था वो था मूल अधिकार, वो हमने खत्म कर लिया। तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितना ज्यादा इसका रिस्पांस मिलेगा आपके पहले टॉपिक का, उसी अनुसार अब आपके आगे भी टॉपिक चलेंगे। हम इसमें ढेर सारे टॉपिक लेके आएंगे जीएस के, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। करंट अफेयर के मुद्दे भी इसमें लेके आएंगे, पॉलिटी के मुद्दे भी हो सकते हैं, इकोनॉमी हो सकती है आपकी, जियोग्राफी हो सकती है आपकी। कोई भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो करंट अफेयर की चर्चा में भी होगा, साथ ही साथ जीएस की नजर में बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो मैं उसको लेके आऊंगा। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करना है। तो इसको व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे और कल की क्लास में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।